हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू सीटेड विद एसपी सर। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी जियोग्राफी 6 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं और अब बारी है हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को कवर करने की। ठीक है, तो इस क्लास में हम जो हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी है उसको कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में 7th और 8th को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास 6 हमारा चैप्टर फर्स्ट है विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को यहाँ पे समझेंगे और डाइवर्सिटी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि जो एनसीईआरटी हम करवा रहे हैं उसमें आपका पहले हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं और फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पीछे पूछे गए हैं वो हमने चैप्टर के साथ ऐड किए हुए हैं। जैसे ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसके बाद 7 जुलाई 2024 को इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमने साथ में ऐड किया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके जो भी पूछे गए हैं वो हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन हमारा 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया है। ओके, इसी तरीके से क्लास बहुत ही वैल्यूबल आपके लिए होने वाली है और ये क्लासेस हमारी रामबाण होंगी आपके एग्जाम के लिए। समय बहुत कम बचा है तो फटाफट अपनी तैयारी करते रहिए। आइए, विविधता का सामान्य अर्थ क्या है? डाइवर्सिटी का सामान्य अर्थ है भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषा और वेशभूषा, मतलब हमारा जो भी पहनावा है और हमारा धर्म हो गया, इसके आधार पर विभिन्न स्वरूप में एक समाज और एक देश विशेष पर रहना। मतलब विविधता का मतलब यह है कि जैसे हम भारतवासी, हमारा धर्म अलग है, जाति अलग है ना, हमारी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, समुदाय अलग अलग है, उसके बावजूद भी हम सब एक हैं। तो हमारा जो है भारत को क्या कहा गया है? अनेकता में एकता। हम सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जहाँ सांस्कृतिक रूप से विविधता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जा रही है, पहनावा अलग अलग है, उसके बावजूद समाज और एक देश में हम रह रहे हैं। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। अगर कोई गरीब है तो ये डाइवर्सिटी नहीं है, कोई अमीर है तो ये डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता या गैर बराबरी है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि गरीबी और अमीरी ये विविधता है या असमानता है, तो ये असमानता है क्योंकि वो दोनों समान नहीं है। दोनों गरीब नहीं है, दोनों अमीर नहीं है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास है, ठीक है, कोई बहुत गरीब है। तो इस तरीके से ये असमानता, ये डाइवर्सिटी नहीं है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, असमानता और डाइवर्सिटी में अंतर याद रखिएगा। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। देखिए, भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत विविधताओं का देश है। कैसा देश है? हमारा भारत जो है वह विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं ना, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबका अपना अलग अलग धर्म है। ठीक है, लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। बस कर सब कुछ सेम रहे हैं लेकिन थोड़ा करने का तरीका अलग है। ओके, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए लद्दाख की बात करते हैं हम लोग यहाँ से। ये देखिए, लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है। ये ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है। किसकी बात हो रही है? लद्दाख की बात हो रही है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख जो है ये जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। लद्दाख में खेती बहुत कम होती क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। समझे बात को? बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। ये हाल है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं। कहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है? तो वो लद्दाख के लोग हैं जो एक खास तरह की खास किस्म की बकरी पालते हैं।
उससे पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, ऊन मतलब यहाँ पे ऊन लिखा हुआ है। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। मुख्य रूप से पश्मीना शालें कहाँ बुनी जाती हैं? कश्मीर में। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का एक छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का मतलब नहीं, ये मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है भाई, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। और ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर के आते थे। जो काफिले थे, जो मध्य एशिया के काफिले थे, ये उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज क्या कहा जाता है? तिब्बत कहा जाता है। और ये अपने साथ लाते क्या थे? मसाले हो गए, कच्चा रेशम हो गया, दरिया हो गई, ये सब लेकर के चलते थे। ये लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किस रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। छोटा तिब्बत किसको कहा गया है? लद्दाख को कहा गया है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान भी रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह मिलता है। कहाँ? लद्दाख में। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, ध्यान रखिएगा, केसर सागा से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कहाँ का ग्रंथ है? तिब्बत का ग्रंथ है। केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। जो केसर सागा है, ये वहाँ का जो इसका स्थानीय रूप है, इसको मुसलमान बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। केरल की अगर बात की जाए, देखिए, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन पहाड़ियों पर कौन कौन से मसाले उगाए जाते हैं, तो इन पहाड़ियों पर काली मिर्च, लौंग, इलायची ये सब उगाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से मसाले, अलग तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, कि इन पहाड़ियों पर उगाए जाने वाले मसाले, एक में ये दे देगा, फिर दूसरे में दूसरा ऑप्शन दे देगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये मसाले उगाए जाते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले कौन केरल आए, तो सबसे पहले अरबी और यहूदी जो व्यापारी थे वो केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। सर कब आए थे? 2000 साल पहले। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को तो जाता है। ठीक है, ईसा मसीह के धर्मदूत थे संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। और भारत में जो ईसाई धर्म आया ना, इसको लाने का श्रेय इनको तो जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर के बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था। ठीक है, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। ओके, यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू सेम टू सेम मिलते हैं और उन्हें चीना वला कहते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं? चीना वला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये चीना वला से और चीना चट्टी से खूब पूछा जाता है कि यहाँ पे पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? चीना वला।
ठीक है। जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल ही तो खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव भी हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने बहुत प्रभावित किया है। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ठीक है, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। देखिए 7 जुलाई 2024 को वही क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप ये ना कहें इस तरीके से क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत डीप समझिए। और ये जो मैं नोट्स जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं और कम समय में इनको एक बार थोड़ा इन पर एक नज़र मार लेना। ठीक है, तो नोट्स के लिए हम नंबर बता देते हैं 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं और नोट्स पेड होते हैं, लेकर के आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी, चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। वो कौन है? वो केरल और लद्दाख हैं। कौन से क्षेत्र हैं? केरल और लद्दाख। ये वो क्षेत्र हैं जहां अतीत में आए अरबी, चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव मिलते हैं। केरल और लद्दाख की बात हो रही है, हमने अभी पीछे पढ़ा भी था। ए और आर कथनों को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं भिन्न हैं। केरल और लद्दाख की जो भौगोलिक विशेषता है वो अलग अलग है, किंतु उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभावों का साक्षी रहा है। कथन आर की बात करूं तो इतिहास और भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है भाई, देखिए केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं दोनों की अलग अलग हैं, लेकिन उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभावों का साक्षी रहा है। ये भी बात सही है। इतिहास और भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं, ये भी बात सही है। तो ए की आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतिहास और भूगोल जो होते हैं ये उस क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभावों का साक्षी रहा है। निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। किसको भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है? लोगों के विवाह करने के भिन्न तरीकों को माना गया है, या फिर झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं इसलिए माना गया है, या फिर अगला क्वेश्चन है विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, या फिर इसके बाद हमारा क्या है पॉइंट है, राष्ट्र के चिन्ह विविधता को दर्शाते हैं। क्या ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा भाई? वेरी सिंपल है, हमारे सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट हो जाते हैं। लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं, है ना। झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं राम राम बोलते हैं, कहीं कहीं जो है कि जयराम जी की बोलते हैं, या अलग अलग तरीके से, है ना। और विभिन्न संस्कृतियाँ लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं, राष्ट्र के चिन्ह विविधता को दर्शा रहे हैं। सारे ही पॉइंट हमारे इसमें राइट हो जाते हैं, ABCD सारे ऑप्शन राइट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? मैंने आपको पहले खूब समझा दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि देखिए विविधता का मतलब ये है कि हम अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अगर हमारे बीच धर्म का अंतर है तो ये विविधता है। हम भाषा अलग अलग बोल रहे हैं, ये डाइवर्सिटी है, विविधता है। खाद्य संबंधी आदतें अलग अलग हैं, हम लोग कुछ और खा रहे हैं, है ना। और मतलब और जो है कि मान लीजिए
दिल्ली के लोगों का खान पान अलग है, केरल के लोगों का खान पान अलग है, पंजाब के लोगों का खान पान अलग है, यूपी के लोगों का खान पान अलग है। तो ये क्या है, जो खाद्य आदतों में अंतर है ये भी विविधता है। लेकिन कोई अमीर है कोई गरीब है, ये आर्थिक स्तर का अंतर है, ये जो है विविधता नहीं है, ये असमानता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये असमानता हो जाएगा। एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाती है? एक रूपी समाज में, जो एक रूपी समाज है, यूनिफॉर्मिटी है जहाँ पे, तो एक रूपी है ना, रूप एक है मतलब समानता है, सेम रूपता, समरूपता है, समांगता है, एक रूपता सब कुछ है, लेकिन वहाँ विविधता नहीं होती है। जहाँ एक रूपी समाज है वहाँ विविधता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? देखिएगा, विश्वास और प्रथाओं का स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने इन शब्दों का प्रयोग भारत के अनेकता में एकता का जो पहलू है इसका विवरण करने के लिए किया था। ऑप्शन हमारा जो ए है वह राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है? देखिएगा, यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे, ओके, और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। अच्छा, दूसरा पॉइंट है हमारा, कहता है कि संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? दोनों ही ऑप्शंस राइट हैं, ए और बी दोनों सही हैं। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें ए और बी सही हैं और वे वैलिड रीजन्स भी हैं। लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं? तो लद्दाख में मुसलमान और बौद्ध दोनों ही धर्म के लोग तिब्बत का जो मौखिक संग्रह ग्रंथ है केसर सागा उसको गाते हैं, उस पर नाटक भी खेलते हैं। निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता? विविधता का उदाहरण नहीं माना जा सकता, क्या नहीं माना जा सकता? जाति व्यवस्था जो है ये विविधता का उदाहरण नहीं माना जा सकता। बाकी अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले, धर्मों का बहुलवाद है, अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, ये सारा डाइवर्सिटी में आ जाएगा, लेकिन कास्ट सिस्टम डाइवर्सिटी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक विशिष्ट जाल चीना वाला मछली पकड़ने के लिए प्रयोग होता है? तो ये केरल में होता है। चीना वाला जो जाल है वो मछली पकड़ने का जाल है, केरल में इसका उपयोग होता है। 14 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है, विविधता कुछ नया और अलग लेकर के आती है। संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण विविधता कुछ नया और अलग लेकर के आती है। ऑप्शन हमारा ए इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सेकंड चैप्टर हमारा शुरू होता है। विविधता एवं भेदभाव की बात होगी यहाँ से। चलिए समझेंगे डाइवर्सिटी क्या है और डिस्क्रिमिनेशन क्या है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, इस चैप्टर को समझिएगा, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, जैसे हमने किसी के लिए राय बना ली कि वो तो बेईमान है, तो वो बेईमान ही है, चाहे वो कितने ईमानदारी का काम करे, लेकिन हमारे दिमाग में उसके प्रति क्या धारणा बन गई कि वो बेईमान है, और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर ये राय नकारात्मक होती है, जैसे लोगों को आलसी कहना या कंजूस मानना, ये भी एक पूर्वाग्रह है कि हमने उसका जो है अपने दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बना लिया है, ठीक है, कि वो आलसी है या वो कंजूस है या उस गांव के लोग चोर हैं या हम उस गांव में जाना नहीं चाहते। भले ही कोई एक आधा चोर हो, लेकिन हमने क्या बना लिया कि उस गांव के लोग चोर हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक पूर्वाग्रह है, ये नकारात्मक ज़्यादा होता है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास को लेकर के, उनकी चमड़ी का रंग देख करके, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, इन सभी के आधार पर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। अब क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, ये क्या है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, ठीक है। जब हम कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, किसी को अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं, ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश,
धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह से वैश्य हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना ठीक नहीं है। भाई गांव के 2-4 लोग अगर बेईमान है तो तुम पूरे गांव को बेईमान कैसे कह सकते हो, है ना। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। अब जैसे यहाँ पे जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, जैसे हमने मान लिया कि लड़कियाँ सिर्फ घर का काम करेंगी, लड़कियाँ सिर्फ घर का काम करेंगी, वो ऑफिस का काम नहीं संभाल सकती, ठीक है। या जो है कि कोई लड़की है वो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, वो तो प्लेन भी उड़ा सकती है, वो इंजीनियर बन सकती है, वो डॉक्टर बन सकती है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको सिर्फ लड़की देखा कि ये लड़की है तो ये घर का काम ही कर सकती है। भले ही उस समाज में या उस गांव में, उस शहर में उससे अच्छा कोई पायलट ना बन पाए, उससे अच्छा कोई इंजीनियर ना बन पाए, है ना, उसके अंदर बहुत स्किल हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या किया, सभी लड़कियों को एक ही छवि में बांध दिया कि कोई भी लड़की जो है वो घर का ही काम करेगी, ऑफिस का काम नहीं संभाल सकती। तो ये हमने सबको एक ही छवि में बांध दिया। हमने पक्की धारणा बना ली कि लड़कियां सिर्फ घर का काम ही करेंगी। ओके, चलिए, तो अभी वो लड़की जो कुछ अनोखी थी, जो कुछ अनोखा कर सकती थी, जो बहुत बेहतर कर सकती थी, हमने उसको एक अलग व्यक्ति के रूप में पहचान नहीं दी। हमने सबको समान समझ लिया, है ना। उसको अलग तरह से देखने से वो धारणाओं ने हमको रोक दिया। हमने उसकी स्किल्स को नहीं पहचाना। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। तो ये होती है स्टीरियोटाइप। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, ठीक है। कि जैसे लड़के सिर्फ बाहर का काम करेंगे, वो घर का काम नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते, चाय नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, है ना, कर सकते हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हमें हो, है ना। कोई लड़की है, वो बहुत काबिल है, लेकिन उस धारणा ने उस लड़की को आगे जाने से रोक दिया और वो मजबूर हो गई अपना वही घर का चौका बर्तन करने में। असमानता और भेदभाव की बात करते हैं। देखिएगा, पॉइंट कहता है, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, ठीक है। अगर वहाँ भेदभाव हो जाता है, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आपने दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, आपने दूसरे को नीचा समझा। आपके अंदर एक धारणा बनी हुई है कि इस जाति के लोग ये नीचे होते हैं। तो जब जहां वो पानी पी रहे हैं, आप उस नल का पानी किसी को नहीं पीने दे रहे हो, अपने घर के लोगों को पानी नहीं पीने दे रहे हो, या जो बर्तन उन्होंने यूज कर लिया वो आप नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो धारणा बन गई है ना। अब देखिए, इसको आगे बढ़ते हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। ये अनुभव उनको 1901 में हुआ, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 की बात है। अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी, और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, नो परमिशन। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। किसने किया? अंबेडकर ने। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। अंबेडकर चाहते थे कि एक ऐसा धर्म हो जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। दलित क्या है? दलित वो शब्द है
जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब, भाई अछूत कहना ठीक नहीं है, दलित कह दो ठीक है। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया या कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। दलित लोगों को किस कैटेगरी में रखती है? अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। क्वेश्चन आपका जो है वह 15 दिसंबर 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करता है? देखिए, एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो, तू एक लड़का। अच्छा, ये जो क्वेश्चन, इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था कि इसमें क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा, सब ऑप्शन सही होंगे, जबकि सिंपल सा क्वेश्चन था। एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो, तू एक लड़का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियों, रोने का काम सिर्फ लड़कियों का है। लड़के मजबूत होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, है ना। रोने का काम सिर्फ लड़कियों का होता है। लड़कियाँ नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं। ठीक है, तो तू एक लड़का है, तू रो नहीं सकता। क्यों नहीं रो सकता? लड़कों की अपनी भावनाएं होती हैं, है ना। तो ये क्या है, ये रूढ़िबद्ध धारणा को दिखा रहा है। ओके, शहरों में लोग केवल पैसों के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं। ये क्या है, ये रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है, ये पूर्वाग्रह से जुड़ा हुआ है। किससे? ये पूर्वाग्रह से जुड़ा हुआ है कि हमने शहर के लोगों के बारे में एक पूर्वाग्रह बना लिया हमने कि शहर के लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, केवल पैसों के बारे में ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों तक का ध्यान नहीं रखते। बच्चे जन्म लेते हैं तुरंत ही दूसरे लोगों को लगा लेते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए बच्चों को माँ बाप का प्यार तक नहीं मिलता। ये हमने अपने अंदर वो पूर्वाग्रह सेट कर लिया है। ठीक है, तो ये पूर्वाग्रह हो जाएगा। लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। क्यों सीखना चाहिए भाई? अगर वो कुछ करना चाह रही है आगे लाइफ में। अच्छा, लड़कों को क्यों नहीं सीखना चाहिए? अगर आप यहाँ पे कह रहे हो कि लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, ये भी तो कह सकते हो कि लड़कों को खाना बनाना सीखना चाहिए। ये भी आपका रूढ़िबद्ध धारणा है कि आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लड़कियाँ खाना ही बनाएंगी। शहरों में जीवन सरल और परिष्कृत है, ये क्या है? ये भी हमारा पूर्वाग्रह से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है? पूर्वाग्रह से जुड़ा है। ये स्टेटमेंट ये भी पूर्वाग्रह से जुड़ा है, जबकि ए और सी ये दोनों जेंडर स्टीरियोटाइप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए ए और सी ऑप्शन जो है आपका वह राइट हो जाएगा। बड़ा प्यारा सा प्रश्न, ए और सी ऑप्शन जो है वह आपका हो जाता है राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15 दिसंबर 2024 को पूछा गया है, प्यारा सा प्रश्न है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है जब कक्षा में 15 दिसंबर 2024 का है, जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को ये कहकर निभाने से मना कर दिया कि वो एक लड़की है, इसलिए वो एक लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की या एक औरत की भूमिका ही निभाएगी। उसके इस व्यवहार का कारण प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि वो कह रही है कि देखो मैं लड़की हूँ, मैं लड़की के ही कपड़े पहनूंगी, मैं जेंट्स का रोल नहीं करूँगी, मैं पुरुष का रोल नहीं करूँगी। इसका मतलब उसके दिमाग में क्या है, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई है कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं लड़की का ही रोल अदा करूँगी। ठीक है, किसकी धारणा? लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है ये। ओके, अगला प्रश्न फिर 15 दिसंबर 2024 से कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं पिछले साल। निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे? तो वो बौद्ध धर्म में धर्मांतरित हो गए थे भैया। किसमें? बौद्ध धर्म में। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने का या के उदाहरण हैं? तो अगर आप रूढ़िबद्ध धारणा को भंग करना चाहते हो तो पुरुष को नर्स बनना चाहिए। उसको पुरुष नर्स बनकर ये बताएगा कि नर्स का काम सिर्फ लड़कियां नहीं कर सकती, पुरुष भी कर सकते हैं। ठीक है, महिला किसान को करना चाहिए। वेरी गुड, एक महिला भी किसान हो सकती है। किसानी फार्मिंग का काम सिर्फ पुरुष नहीं, लड़कियां भी और पुरुष ही नहीं महिलाएं भी कर सकती हैं। पुरुष पायलट, ये तो फिर जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा देने की बात हो गई। इसको हटा दो, ए और बी ऑप्शन आपके इसमें राइट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। फिर 14 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है भैया,
एक धारणा कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है। विज्ञान अगर पढ़नी है तो थोड़ा तकनीकी वाला दिमाग चाहिए भाई, और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं हैं। ये क्या है? अरे ये भी तो रूढ़िबद्ध धारणा है कि आपने ये बना लिया कि देखो अगर इंजीनियर होगा तो पुरुष होगा, लड़कियों के अंदर वो क्षमता नहीं है कि इंजीनियरिंग कर लें, पायलट बन जाएं, है ना, या कोई टेक्नोलॉजी का काम कर लें। नहीं, ये लड़कियां सिर्फ होम साइंस ही पढ़ेंगी। आपने क्या धारणा बना ली? लड़कियां सिर्फ होम साइंस ही पढ़ेंगी, है ना। तो ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 7 जुलाई 2024 का क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? क्वेश्चन भैया बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। सॉरी, क्वेश्चन कहता है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। संकल्पनाएं हैं, इधर उदाहरण है। भेदभाव। भेदभाव क्या होता है भैया? भेदभाव का मतलब है महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वो गर्भवती है। तो आप ये उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ए जाएगा 3 के साथ में। असमानता क्या होता है? जहाँ पे समान चीज़ें नहीं हैं, जैसे समान काम के लिए अलग वेतन। जैसे लड़के और लड़कियां सेम काम कर रहे हैं, लेकिन लड़के को सैलरी दे रहे हो 20,000, लड़की को दे रहे हो 18,000, जबकि दोनों का बिल्कुल सेम काम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम समय है ना, काम उतना ही करना है, टाइम उतना ही देना है, लेकिन लड़कों की 20,000, लड़कियों की 18,000, क्योंकि आपके अंदर धारणा यह है कि लड़कियां काम कम कर पाती हैं। ये क्या है? ये असमानता हो जाएगा कि आप दोनों को समान नहीं मान रहे हो। रूढ़िवादिता क्या है भैया? लड़कियां खाना बनाने, भोजन पकाने में अच्छी होती हैं, ये रूढ़िवादिता है। पूर्व धारणा मतलब अब हम किसी के लिए हमने पूर्व पहले से जो धारणा अपने अंदर जो कॉन्सेप्ट बना रखा है, जैसे ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं, गांव के लोग क्या होते हैं? अंधविश्वासी। ये हमने कहीं से सुना करके अपने अंदर वो धारणा बना ली, हमको किसी ने बताया, हमने मान लिया, ये हमारे अंदर एक धारणा बनी। अब हम आगे लोगों को बता रहे हैं कि गाँव के लोग अंधविश्वासी होते हैं, ये पूर्व धारणा हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये पूर्व धारणा। तो समझ गए आप? भेदभाव क्या हो जाएगा? भेदभाव है महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो परिवार शुरू कर रही है, गर्भवती है। असमानता वो हो जाएगा जहां पे समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन दे रहे हो। रूढ़िवादिता मतलब लड़कियां खाना बनाने में अच्छी हैं। पूर्व धारणा मतलब गांव के लोग अंधविश्वासी हैं, शहर के लोग आलसी होते हैं, कंजूस होते हैं, इस तरीके से। ये क्या होता है? ये पूर्व धारणा होती है। 6 फरवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। चलिए, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण और क्षमताएं हो सकती हैं उनके रूप में देखने से रोक देती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है। ये सभी बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में, जैसे हमने मान लिया कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका बर्तन ही करेंगी, तो हमने सभी लड़कियों को उसी दायरे में फिट कर दिया। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। नहीं, हमें उन कामों को करने का मौका नहीं मिलता जिनमें हम अच्छे हैं। मतलब कोई लड़का है और वो चाहता है कि मैं जो है कि एक अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, चेफ बनूंगा, खाना बनाने वाला, रसोई का काम सीखना चाहता हूं, लेकिन वो समाज के डर से नहीं कर रहा है कि समाज के लोग मेरे पे हंसेंगे, जबकि वो खाना बनाने की उसकी स्किल बहुत अच्छी है, कोई महिला उसको टक्कर नहीं दे सकती, लेकिन बेचारा समाज के डर से खाना बनाना नहीं सीख रहा है ना, उसमें कोई कोर्स नहीं कर रहा है, होम साइंस नहीं पढ़ रहा है, समाज का डर। ठीक है, तो जो हम अच्छे हैं वो हमें करने का मौका ही नहीं मिलता भैया रूढ़िबद्ध धारणा में, इसलिए ए और बी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, सी कट जाएगा। अगला प्रश्न कहता है किसी को एक छवि में बांधने का मतलब होता है रूढ़िबद्ध धारणा। सभी को एक ही छवि में आपने बांध लिया, दैट इज कॉल्ड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अगला प्रश्न आपसे कहता है अगर किसी कक्षा में लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है, इसे उदाहरण मान सकते हैं किसका? लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा का। क्यों? क्योंकि सफाई का काम सिर्फ लड़कियों को काहे पकड़ा रहे हो, लड़कों से भी कराओ, लड़कों को भी झाड़ू दो, वो भी जो है जाला साफ करें, लड़कियां ही क्यों करें, है ना। तो ये लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है कि आप सफाई का काम सिर्फ लड़कियों से करवा रहे हो। 25 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डैश पैदा कर सकते हैं। विशेष समुदाय जैसे आदिवासी हो गए, उनको रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध क्या पैदा कर सकते हैं? सराहना,
नहीं, ये पक्षपाती राय हो जाएगी, भेदभाव हो जाएगा, उनका उपहास हो जाएगा, इसलिए सराहना नहीं होगा। ये अगर आप विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासी लोग हो गए, उनको रूढ़िबद्ध करना जो है, इन लोगों के विरुद्ध क्या हो जाएगा, एक पक्षपाती राय बन जाएगी, उनके साथ भेदभाव हो जाएगा, उपहास होगा उनका। ऑप्शन बी सी डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पूर्वाग्रह का अर्थ होगा, पूर्वाग्रह प्रेजुडिस क्या होता है, देखिएगा। प्रेजुडिस पूर्वाग्रह का अर्थ होगा, देखिएगा, पूर्वाग्रह का अर्थ होगा लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होगा, लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना। ओके, लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना कि जैसे हमने लोगों को बेईमान समझ लिया, कंजूस समझ लिया, शहर के लोगों को आलसी समझ लिया, है ना, ये क्या है, लोगों को हीनता की दृष्टि से हम देख रहे हैं। लोगों को एक ही छवि में बांधना, ये तो स्टीरियोटाइप है। ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप है, ये रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है, जबकि ये दोनों हमारे पूर्वाग्रह को प्रेजेंट कर रहे हैं। ए और बी दोनों ही ऑप्शन राइट हो जाते हैं। आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भैया चलिए सुमेलित कीजिए। कहता है लोगों को एक ही छवि में बांधना, क्या कहलाएगा, एक ही छवि में बांध रहे हो, ये तो रूढ़िबद्ध धारणा है। क्या हो जाएगा, ये हमारा रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगा। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना पूर्वाग्रह है सर। क्या है, पूर्वाग्रह। किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, यानी कि किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा, एक के साथ अलग व्यवहार कर रहे हो, एक के साथ अलग व्यवहार कर रहे हो। एक को बढ़िया, आपके यहाँ दो लोग आए हैं, ठीक है, एक आपका मित्र है, एक उसके साथ कोई दूसरा आ गया है जिसको आप नहीं जानते हो, ठीक है। आपने क्या किया कि जैसे एक को बहुत बढ़िया कप में चाय दे दी, एक को जो है कि जो नॉर्मल सबके लिए रखा है तुमने, एक पुरानी सी कप उसमें ला करके चाय दे दी, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि वो किस जाति का है, कौन है, पता नहीं कौन हो, तो आपने उसको एक अलग कप दे दी जो दूर से नजर आ रहा था कि हाँ इसको बढ़िया कप दी है, इसको तो जो है घटिया प्रकार की कप में चाय दे दी है। वो क्या है, दोनों के साथ आपने क्या कर दिया, अस्पृश्यता, छुआछूत मान लिया आपने, ठीक है, उसके साथ आप ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हो। ये हमारा ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ये भेदभाव हो जाएगा कि आप दोनों लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हो, एक को बढ़िया कप में चाय दे रहे हो, एक को घटिया कप में चाय दे रहे हो, ये आपने भेदभाव कर दिया। शुद्धता और अशुद्धता को मानना, ये हमारा क्या है, अस्पृश्यता, छुआछूत, ठीक है। तो हमारा ये देखिए फर्स्ट जाएगा रूढ़िबद्ध धारणा के साथ, और सेकंड जाएगा पूर्वाग्रह के साथ, और सी जाएगा भेदभाव के साथ, और शुद्धता अशुद्धता जाएगा अस्पृश्यता छुआछूत के साथ में, ठीक है। A3 B1 C4 D सेकंड। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या विविधता नहीं बल्कि भेदभाव है। देखिए एक अपार्टमेंट में कुछ परिवार होली का त्यौहार मनाते हैं, कुछ क्रिसमस, ये डाइवर्सिटी है, यही तो हमारे भारत की सुंदरता है। एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठते हैं, कुछ को ज़मीन पर बिठाया जाता है। अरे भैया भेदभाव काहे कर रहे हो, कुछ को कुर्सियों पर बिठा रहे हो, कुछ को ज़मीन पर, ये भेदभाव है सर। क्या है, ये भेदभाव है। एक बाज़ार में कुछ विक्रेता मछली बेच रहे हैं, कोई फल बेच रहा है, ये डाइवर्सिटी है। एक गली में कुछ घर सफ़ेद रंग के हैं, कुछ पीले रंग के हैं, ये डाइवर्सिटी है। ओके, अगले कथनों पर विचार करो। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, ठीक है। और कौन से कथन रूढ़िबद्ध को, ये रूढ़िबद्धता को ही तो दिखा रहा है। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये हमारा लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है। लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ये रूढ़िबद्ध धारणा है जो हमने बिल्कुल फिट कर रखा है अपने दिमाग में, क्योंकि ये कोई मानता ही नहीं कि लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ठीक है। तो अब जैसे अगर यहाँ पे ये होता कि लड़कियाँ खाना पकाने में अच्छी होती हैं, तो ये हमारा रूढ़िबद्धता को पोषित करता। A C D राइट हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन हट जाएगा। इस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़िएगा। देखिए समानता के बारे में कथन ए कहता है समानता एक वास्तविकता बने, समानता एक वास्तविकता बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। समानता वो मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, ये स्वतः नहीं होगा। दोनों ही बातें सही हैं, R A की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न कहता है दलित का शाब्दिक अर्थ होता है तोड़ा हुआ या दबाया हुआ, ब्रोकन, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है। देखिए समझते हैं सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया।
सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। जो सरकार है वो राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। सरकार कई तरह के काम करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी करती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये क्या हैं? सरकार के अंग हैं। अच्छा, सरकार के कुछ स्तर होते हैं, उनको समझिएगा। क्या हैं स्तर? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे हम। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से होता है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में काम करती है ना। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संभालते हैं, तो ये पूरे देश का होता है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध किससे होता है? पूरे देश से होता है। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मान्य होते हैं। केवल यही वो तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। ठीक है, सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। सरकार के प्रकार की बात करते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने डिसीजंस और उठाए गए जो कदम हैं उनका आधार बताना होता है कि हमने ये स्टेप क्यों उठाया है, ये कदम क्यों उठाया है। ठीक है, और सफाई भी देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। इसमें राजा या रानी के पास डिसीजंस लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, ठीक है, जो राजा को सलाह देता है क्या करना है, कैसे करना है, जिससे वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। और लास्ट डिसीजंस लेने की शक्ति बस उसी के पास होती है। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी सलाह दे दो, उसके बाद मैं लास्ट डिसीजन, फाइनल डिसीजन मैं ही करूँगा कि आखिर होना क्या है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने डिसीजंस के बेस नहीं, अपने डिसीजंस के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने डिसीजंस की सफाई देनी पड़ती है। ठीक है, किसमें? राजतंत्र में। और लोकतंत्र में जो निर्णय लिए हो, जो कदम उठाए हो, उसका आधार बताना होगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, किस आधार पे कर रहे हो, और आपको अपनी सफाई भी देनी पड़ती है, जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजतंत्र में सुनो सबकी करो मन की वाला हाल होता है। और लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करेंगे, देखिएगा। भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, हम चाहें जिस नेता को चुने। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। ठीक है, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को अक्सर प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर के इस अधिकार की मांग की कि हम सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, अगला देखिएगा। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता। अब आपसे पूछ लेगा कि ये स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि ये किसने और किस पत्रिका में लिखा था, तो ये गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा था 1931 में। क्या लिखा था? मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस इस आदमी के पास संपत्ति है, जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है।
मैं ये सहन नहीं कर सकता, ये कैसे हो सकता कि सिर्फ अमीर आदमी वोट दे, गरीब ना दे। ठीक है, ये उन्होंने लिखा था। अमेरिका में वो औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को ये अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला था। आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि भारत में सरकार काम करती है, कितने स्तर पर काम करती है? तो भारत में जो सरकार है वह राज्य स्तर पर काम करती है और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, इसलिए ऑप्शन बी और सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्टेटमेंट फर्स्ट है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कानूनों के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए ये बात सही है कि कानूनों के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए, क्योंकि समय बहुत कम है। यह डैश का निर्णय होता है, किसका? यह भारत के लोगों का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। किसका निर्णय होता है? ये भारत के लोगों का। निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा। कथन ए है कि स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। ए बी सी तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? भारत में आज़ादी से पहले सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था। ये बात गलत है, क्योंकि आज़ादी से पहले सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और इसी को लेकर के गांधी जी ने अपने यंग इंडिया पत्रिका में 1931 में लिखा भी था। ठीक है, बाकी ऑप्शंस राइट हैं। राइट क्या है? आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को अक्सर प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। अब यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 4 शुरू होता है। देखिए, चैप्टर 4 कहता है पंचायती राज की, इसमें हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए समझते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। क्या होता है? वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी कि छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भर भर के। ठीक है, प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। क्या करता है? प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते। कौन कौन मिलकर? वार्ड पंच, सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा और डिसीजंस हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। ये लाइन खूब पूछी जाती है पेपर में कि सचिव का क्या काम है। तो सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा हो, जो डिसीजंस लिए जाएं, उनको वो रिकॉर्ड करे, रिकॉर्ड उसका रखे। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ठीक है, ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है।
ग्राम सभा जो है वो पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है और पंचायत अपना काम कर पाती है। ग्राम पंचायत के काम क्या हैं? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवन, पानी के स्रोतों और बाकी जो सार्वजनिक उपयोग के भवन हैं उनका निर्माण और रखरखाव करना। स्थानीय कर लगाना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा स्थानीय कर लगाने का काम कौन करता है? ग्राम पंचायत, और उन्हें उसे इकट्ठा करने का काम भी ग्राम पंचायत का है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करने का काम किसका है? ग्राम पंचायत का काम है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत खूब पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या है, ठीक है। देखिएगा, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि जो है वो ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है वो हो गई। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला जो दान है वह भी ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत है प्यारे दोस्तों। अब पंचायत के 3 स्तर होते हैं, देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही तो उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकासखंड का होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला स्तर ग्राम पंचायत का है, दूसरा स्तर विकासखंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। जनपद पंचायत किसको कहते हैं? विकासखंड को। पंचायत समिति भी इसी को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें आती हैं। एक पंचायत समिति में कितनी ग्राम पंचायतें आती हैं? कई ग्राम पंचायतें आती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। पंचायत समिति के ऊपर कौन होता है? जिला पंचायत या जिला परिषद। ये तीसरा स्तर होता है। ये कौन सा? ये तीसरा स्तर है, ठीक है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन हमारा 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था। कहता है निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? कौन होता है भैया? तो देखिए, वार्ड पंच होते हैं, सरपंच होते हैं और वार्ड परिषद, ये स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होते हैं। लेकिन सचिव का चुनाव नहीं होता। सचिव का चुनाव नहीं होता, मैंने पहले ही बताया था। ए बी डी राइट हो जाएगा, सी हट जाएगा। ए और बी, ए बी डी राइट है आपका, सी ऑप्शन इसमें से हट गया है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न फिर हमें 14 दिसंबर 2024 कितने क्वेश्चन यहाँ से भर भर के पूछे जाते हैं भैया, ठीक है। तो उसके बावजूद भी अगर आप इनको ना पढ़ो तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिएगा, क्वेश्चन कहता है ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृत लेनी पड़ती है, बात ठीक है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, नहीं, इसका निर्वाचन नहीं होता, इसका वो क्या कहते हैं, इलेक्शन नहीं होता, ठीक है, चुन करके नहीं आता है, इसलिए ये गलत है। ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का होता है। ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा की बैठक और उसमें जो भी चर्चा हुई है और जो डिसीजंस लिए गए उनका रिकॉर्ड रखना होता है। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ऑप्शन बी आपका जो है वो ठीक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर हमारा 14 दिसंबर 2024 का ही है। एक टीचर चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझें।
निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा? तो वह अखबार लेख होगा, जीवनी, पाठ्यपुस्तक। देखो रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, उसको फील्ड ट्रिप पे ले जाओ, अध्ययन यात्रा पे ले जाओ। जब बच्चा फील्ड ट्रिप पे जाता है तो वहाँ पे वो एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करता है और चीज़ों को देखता है, समझता है, सुनता है, टच फील करता है ना। तो जब एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करता है तो उसकी लर्निंग स्टेबल हो जाती है, उसको हमेशा के लिए उस चीज़ों को समझ जाता है। कौन सा कथन सही है इसमें? देखिएगा, पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, बात ठीक है आपकी। और ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। ग्राम सभा एवं पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा भी होती है। ये भी सही है। ए बी सी तीनों ही ऑप्शन राइट हो जाते हैं। कौन सरपंच की तरह काम करता है? देखिएगा, कौन सरपंच की तरह काम करता है? अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य जो है वो सरपंच की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? देखिए, पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर जो किराया है वो पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है। बाकी घर बाजार पर जो लगने वाला कर है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की जो राशि है, ये पंचायत की आमदनी का स्रोत है। ए बी सी तो बात ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही है। किसने कहा था? मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया था। किसने कहा? महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। ये किसका स्टेटमेंट है? गांधी जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, और आगे बढ़िए। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, विकास खंड स्तर की पंचायत को जनपद पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? जनपद पंचायत कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है। किसके माध्यम से? ग्राम सभा के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य डैश उपार्जित करना था। क्या उपार्जित करना था भैया? देखिएगा, ये भी क्वेश्चन हमारा किसका है? 14 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। तो इसका उद्देश्य था सहभागिता द्वारा शासन। ठीक है, और क्या था? ये सांस्कृतिक एकरूपता नहीं था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था। ठीक, ये भी बात ठीक है। धार्मिक विविधता नहीं था, यानी कि एक तो ए सही है, दूसरा हमारा सी ऑप्शन राइट है। ए और सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 5 पे। बड़ा प्यारा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है ये। राजस्व विभाग का काम, गांव का प्रशासन समझते हैं इसमें। देखिए, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पटवारी का मुख्य काम क्या होता है। पटवारी का मुख्य काम होता है जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। या ऐसे भी पूछ लेता है कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? पटवारी का काम होता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसको? पटवारी को। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून गो कहते हैं। कई नाम हैं पटवारी के। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है, कुछ गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, कई जगहों पर वो एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? जरीब। पटवारी किसानों पर भूमि कर भी इकट्ठा करता है। ठीक है, जो पटवारी है किसानों से जो भूमि कर है वो भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ये काम वो अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, जो भी उसने रिकॉर्ड रखा हुआ अपने पास। इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना किसका काम होता है? सरकार के राजस्व विभाग का ये काम होता है। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका, ये सब। ठीक है, सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे फिर तहसीलदार होते हैं।
उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व जो अलग अलग तरह के टैक्स हैं इकट्ठा होता रहे। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कहाँ ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले कहाँ सुने जाते हैं? तहसीलदार के दफ्तर में। एक नया कानून। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। अभी तक कई राज्यों में हिंदू जो औरतें थीं उनको परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में ये कानून बदल गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या अर्थ है? तो एक लेखपाल का अर्थ है ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। ओके, गांव में ज़मीन या भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का जो उत्तरदायी है वो पटवारी होता है, जिसको हम ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपके सामने। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ है। तो इसमें कथन A, B, C सही है। और यह कानून कुछ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो कानून है ये कानून सभी राज्यों, कहाँ, ये जो कानून है कुछ नहीं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हट जाएगा आपका। फोर्थ वन क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रशासन से जुड़ा हुआ है? निगम पार्षद नहीं, लेखपाल, तहसीलदार, पटवारी, ये तीनों ग्राम प्रशासन से जुड़े हुए हैं। B, C, D ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, चैप्टर नंबर 6 आपके सामने आ गया है। बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है। चलिए नगर प्रशासन की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए नगर प्रशासन को समझते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए नगर प्रशासन को हम लोग समझते हैं। चलिए, नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। नगर निगम सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों तथा बाज़ारों की सफाई का काम करती है। नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों की रख रखाव का ध्यान भी रखता है। कौन? नगर निगम की यहाँ पे बात हो रही है। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। देखिए, एक शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई डिसीजंस लेने होते हैं। इस तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। ध्यान रखिएगा, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव भी होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। जो वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। ध्यान रखिएगा, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है और जो पार्षद होते हैं वो निर्वाचित होकर के आते हैं। नगर निगम के आय के स्रोत क्या होते हैं? देखिए, आय के स्रोत में सबसे अधिक राशि
कर से प्राप्त होती है, टैक्स से प्राप्त होती है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी टैक्स देना होता है। शिक्षा पर भी टैक्स लगता है। दुकान या होटल पर भी टैक्स देना पड़ता है। मनोरंजन टैक्स भी देना पड़ता है, जैसे सिनेमा घर में फिल्म देखना हो गया, वहाँ भी आप टैक्स देते हैं। ठीक है। कर टैक्स वो राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का ही है। चलिए अब हमारे यहाँ से क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि कथन ABC पर विचार करें। कथन A कहता है कि कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। वेरी गुड। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जितना छोटा घर उतना ज़्यादा कर, ऐसा तो नहीं है कि छोटा घर है तो ज़्यादा कर होगा। A और B ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड खंड के रूप में जाना जाता है। किसमें? वार्ड खंड के रूप में जाना जाता है। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 7 है आपके सामने। क्या कहता है? ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की बात करते हैं। बहुत बढ़िया। रूरल लिवलाइहुड्स की बात करेंगे हम लोग। देखिएगा, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कितने हैं सर? करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी बेचारे भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही हो पाता है। कर्ज लेने पर क्या होता है समझिएगा। किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं बेचारे। अक्सर ये पैसा बीज, खाद्य और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। और फिर होता क्या है, जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वो उसे चुका नहीं पाता। इस सिचुएशन में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में ये किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान की बात करेंगे। देखिएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं। भारत में केवल 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। समुद्री तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये खेती है, किस तरीके की खेत है यहाँ पे देखो।
है ना, ये खेत हैं यहाँ। ये एक गांव है जिसका नाम चिजामी है, ये नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट लेते हैं और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, तरीका होता है। 7 जुलाई 2024 का क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, वो क्या कहलाते हैं? उन्हें सीमांत किसान कहते हैं, प्रवासी श्रमिक मजदूर, कृषि मजदूर या छोटे किसान। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रवासी श्रमिक मजदूर और कृषि मजदूर यानी कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स कहा जाता है, माइग्रेंट लेबरर्स कहा जाता है। ऑप्शन बी सी राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बी और सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कारणों से ग्रामीण परिवारों से लोग विशेष मौसमों में पलायन करते हैं? किस वजह से? ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं, इस वजह से तो पलायन नहीं होता भैया। खेतीहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उन्हें जब काम नहीं होता है तो वो पलायन कर जाते हैं, दूसरी जगह जाकर के काम ढूंढते हैं। वेरी गुड। साल के हर एक समय उनके पास काम नहीं होता। खेतीहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमा पाते हैं, इसलिए बेचारे वो पलायन भी कर जाते हैं। तो बी सी डी ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि लोग जिन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं उनका वर्णन करें। क्वेश्चन कहता है, भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित क्षेत्र में काम करते हैं। किस क्षेत्र में? कृषि कार्य में। भारत में अधिकांश जो कामकाजी महिलाएं हैं वो ज़्यादातर कृषि कार्य करती हैं, खेतों में काम करती हैं। खेतीहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। कारण ये है कि ये मजदूर साल भर कमाई करते हैं। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इसलिए बेचारे क्यों साल भर कमाई क्यों करते हैं? साल भर कमाते हैं क्योंकि उन्हें जो मजदूरी कर रहे हैं पैसा कम मिलता है, उनका वो नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वरोजगार का एक उदाहरण है? देखिएगा, जमींदार के घर काम करते हुए एक खेतीहर मजदूर ये दूसरे के यहाँ काम कर रही है, इसके पास खुद का रोजगार नहीं है। आंगनवाड़ी कर्मी खुद का रोजगार नहीं है। गांव के एक विद्यालय में की एक शिक्षिका खुद का रोजगार नहीं है। शहर के बाजार में मछली बेचती एक महिला का खुद का व्यापार है, स्वरोजगार है उसका। निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतीहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? देखिए, किस स्थिति में? कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के रूप में जो है भूमिहीन खेतीहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है, क्योंकि वो घर में टोकरी बना लेगा, निर्माण स्थल कर लेगा, कंस्ट्रक्शन का काम कर लेगा, जंगल से लकड़ियाँ तो ले आएगा, लेकिन सुपरवाइज़र का काम ये बहुत कम कर पाएगा वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20 जनवरी 2023 का है। अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में अनियमित मजदूर या श्रमिक शब्द की, ये जो शब्द है मजदूर या श्रमिक, इसकी कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? अगर आपको मजदूर शब्द को एक्सप्लेन करना है, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मिस्त्री की बात करेंगे, वेरी गुड। घरेलू सहायिकाएं की बात करेंगे या राष्ट्रीय बैंक में बैंक प्रबंधक की बात करेंगे? तो देखिए, अगर आपको मजदूर की बात करनी है तो आप जो घरेलू सहायिकाएँ होती हैं और कंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं उनकी बात करेंगे। राष्ट्रीय बैंक में बैंक प्रबंधक श्रमिक नहीं है, मजदूर की व्याख्या आप यहाँ पे नहीं करेंगे। ए और बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि खेतीहर मजदूर ऋतुनिष्ठ या सीजनल श्रमिक होते हैं। ठीक है, एक विशेष मौसम में उनके पास बहुत काम होता है, फिर काम नहीं होता। खेती में कई तरह के काम होते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, फसलों की कटाई। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, बात ठीक है। मछुआरे मानसून के दौरान मछलियां पकड़ने नहीं जाते, ये सुनिश्चित करने के लिए मछलियों की संख्या आबादी कम ना हो, क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय। जी हाँ, इसीलिए वो एक खास समय पर अब मछलियाँ पकड़ने नहीं जाते, क्योंकि उसमें उनके प्रजनन का समय होता है। अगर मछलियाँ पकड़ लाएंगे तो फिर आगे फ्यूचर में उनको मछली नहीं मिलेगी। ठीक है, तो केवल ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है इसमें। 21 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है, कहता है भारत के गाँवों से किसानों से
कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। दोनों ही बातें सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए तो आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। अब इसमें ये लास्ट चैप्टर है आपका और क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारी कवर हो जाएगी। देखिएगा, शहरी क्षेत्र में आजीविका की बात करेंगे। शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हुए खुद का काम कर रहे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। बेचारे कुछ दिन यहाँ दुकान लगाए, कुछ दिन वहाँ दुकान लगाए, इस तरीके से। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाज़ार बंद रहेगा। ये कौन तय करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाज़ार बंद रहेगा? ये नगर निगम तय करता है। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लेबर चौक क्या होता है, ठीक है? तो देखिएगा, लेबर चौक ये वो स्थान है जहाँ दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतज़ार करते हैं, ठीक है? एक मान लीजिए शहर में, गांव में एक चौक होती है, नगर में, वहाँ आकर के लोग जिनको दिहाड़ी पर मजदूरी पर जाना आकर के बैठ जाते हैं अपने औजारों के साथ में। लोग आते हैं, उनको वहीं से अपने यहाँ मजदूरी के लिए लेकर के जाते हैं, ठीक है? लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। फैक्ट्रियों में ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं, मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। जो कर्मचारी स्थायी होते हैं उनको नियमित तनख्वाह मिलती है और वे यह उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फ़ायदे भी मिलते हैं। जैसे अगर स्थायी कर्मचारी है तो बुढ़ापे के लिए बचत होती है, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं मिल जाती हैं, छुट्टियां मिल जाती हैं, ठीक है? शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो ऑफिस, फैक्ट्री, सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारियों की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तभी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है। कॉल सेंटर जो है वो एक केंद्रीकृत दफ्तर है, ठीक है, जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। भारत में इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। भारत जो है वो एक जो कॉल सेंटर है इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 15 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है, शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए, बहुत बढ़िया चैप्टर। और कहता है शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनका गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होना माना जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पैसा कमाने का, आजीविका कमाने का, जीने का हक नहीं है, काट दो इसको।
यह नगरपालिका शहर की पंचायत ये निर्धारित करती है कि शहरी क्षेत्रों में सप्ताह के किस दिन बाजार बंद रहेगा। हाँ, नगरपालिका ये तय करती है। प्रायः अनियमित कामगारों को एक से अधिक काम या रोजगार करना पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन बी और सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? तो जो अप्रवासी मजदूर है, जैसे राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है, रात होने पर उसी में सो जाता है। बेचारा अप्रवासी है, कुछ दिन के लिए आया है, काम करेगा, ठेले पर सामान बेचेगा और अपने गांव वापस चला जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट कहता है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, सेवा शर्त को कॉलम जीविका से मिलाना है। जैसे वेतन भोगी कर्मचारी कौन है? वेतन भोगी जो कर्मचारी है, एक शिक्षक है, वो वेतन भोगी कर्मचारी है, उसको वेतन मिल रहा है। ठीक है, फिर अनियमित काम किसका है भाई? अनियमित काम किसका है? एक निर्माण मजदूर का, कंस्ट्रक्शन साइट का काम जो है, वो आया, कुछ दिन बिल्डिंग पर काम किया उसने, जब काम पूरा हो गया वो चला गया। ठीक है, या कुछ दिन के लिए काम बंद हो गया तो वो चला गया, तो वो निर्माण मजदूर है। स्वरोजगार किसका है? फुटपाथ ठेला जो दुकानदार है, जिसने अपना ठेला लगाया है, उसका अपना खुद का काम है। बिना वेतन का मजदूर कौन? घर में गृहिणी जो है वो बिना वेतन का मजदूर, दिन भर बेचारी काम करती है, सुबह 4 बजे से रात में 10 बजे तक बराबर चलती है, लेकिन उसको कोई वेतन नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैच कर लेंगे। ए जाएगा 4 के साथ में, बी जाएगा कौन है, ये निर्माण मजदूर है, स्वरोजगार है ठेले वाला, बिना वेतन का मजदूर गृहिणी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। लेबर चौक किसे कहते हैं? लेबर चौक ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, उसे लेबर चौक कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जाती है? मौसमी बेरोजगारी खेती है। ठीक है, कि जैसे भाई समय आया तो आपने खेतों में खूब काम किया, फिर एक समय के बाद फसल, आपने खेत को जुताई बुआई खूब कर दी, फसल अब धीरे धीरे तैयार हो रही है, तो अब आपके पास कोई काम नहीं है, आप खाली बैठ गए। जैसे धान लगाना हो तो धान लगा करके मजदूर खाली बैठ जाता है, गन्ने बेचने का काम हो, गन्ना बेच करके खाली बैठ जाता है ना, हमेशा तो उसमें काम नहीं करता। तो खेती जो है वो मौसमी बेरोजगारी है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? तो वो है लेबर चौक। ठीक है, लेबर चौक जो है शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है, लेबर चौक। अगला प्रश्न, लोग स्थायी और नियमित नौकरी को प्राथमिकता क्यों देते हैं कि हमें नौकरी, एक स्थायी नौकरी मिल जाए, स्टेबल नौकरी मिल जाए, कंटिन्यू वर्क मिल जाए? उसके पीछे का रीज़न ये है कि वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चल सकती है। दूसरी बात, उन्हें साप्ताहिक और राष्ट्रीय पर्वों पर छुट्टी मिल जाती है, उन्हें चिकित्सा का लाभ मिल जाता है। जिनकी स्थायी नौकरी होती है उनको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न 19 जनवरी 2023 का है, कहता है निम्न कथनों को कॉल सेंटरों में रोजगार के संदर्भ में पढ़ें। देखिएगा, कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक परंपरागत तरीका नहीं, ये एक नया तरीका है। परंपरागत मतलब जो परंपराओं पुराने पीढ़ी से चला रहा है, कई वर्षों से चला रहा है, वो नहीं। कॉल सेंटर में काम करना एक नया है, एक नई चीज़ है ना। चलिए, और कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित समस्याओं और सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। बिल्कुल बात ठीक है। कंपनियां भारत में अपना कॉल सेंटर खोलती हैं क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले और कम वेतन काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। बी और सी ऑप्शन राइट हो जाते हैं। वास्तव में हमारे यहाँ अंग्रेजी अच्छे बोलने वाले और कम पैसे में लोग मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा? नौकरी की सुरक्षा वहाँ होती है जहाँ नियमित कर्मचारी, जो रेगुलर वर्कर है, उसकी नौकरी की सुरक्षा ज़्यादा रहती है। अनियमित रोजगार में कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। ठीक है, कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं, ऐसा नहीं कि उनको अच्छी दशाएं ही मिले, अच्छा काम ही मिले, बेचारे को जैसा मिला वैसा करना पड़ता है। कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है, ये बात ठीक है। जो कारीगर है उनसे ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है कंपैरिजन टू रेगुलर वाले के, नियमित जो कर्मचारी होता है उसके। ए और सी सही है, बी कट जाएगा क्योंकि जरूरी नहीं कि अच्छा काम मिले। निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार में संलग्न है? तो एक रिक्शा चलाने वाला जो है उसका खुद का काम है ये। कपड़े के कारखाने में काम करने वाला श्रमिक खुद का रोजगार नहीं है। ब्रांड का विक्रेता खुद का रोजगार नहीं। कॉल सेंटर का कर्मचारी खुद का रोजगार नहीं है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है कि देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन,
एक तरफ काम है, उसके बाद रोजगार का प्रकार। जो एक राजमिस्त्री है वो क्या है, दिहाड़ी मजदूर है, अनियमित मजदूर है, उसका खुद का काम है या एक व्यवसायी है। जो राजमिस्त्री है वो एक दिहाड़ी मजदूर है। जो मकान बनाने वाले होते हैं वो दिहाड़ी पर उनको लाया जाता है मोस्टली, या ठेका भी दे दिया जाता है, वो दिहाड़ी मजदूर में आता है। ठीक है। घरेलू कामगार, घरेलू कामगार कौन होता है, घरेलू कामगार अनियमित मजदूर होता है। ठीक है, कैजुअल वर्कर होता है। सब्जी विक्रेता जो है उसके पास खुद का काम है। दुकान में सुपरवाइजर है तो वो बिजनेस पर्सन नहीं है, दुकान में सुपरवाइजर बिजनेस पर्सन नहीं होता है। ठीक है, वो वहाँ नौकरी ही कर रहा है। तो ए बी सी तीनों सही मैच कर रहे हैं, डी नहीं है, इसमें ए बी सी राइट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी क्लास 6 की जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 7 की पॉलिटी को कवर करेंगे और इसी तरीके से चैप्टर्स को पढ़ेंगे। चैप्टर्स के पढ़ने के बाद और उस चैप्टर से रिलेटेड आपने समझ लिया कि किस तरीके से जो चैप्टर जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा गया है हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपने अभी तक हमारे ये नोट्स नहीं लिए हैं, आपको लगता है बहुत वैल्यूबल नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।